हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है ना आपकी। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई और कैसे हो आप सभी लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो है सिंचाई। राजस्थान के अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो सारी डिस्कस करेंगे, है ना। तो सिंचाई लिख लो भाई। सिंचाई, इरिगेशन, इरिटेशन नहीं। इरिटेशन वो होती है जो आप पढ़ाई करके जो होती है उत्पन्न। इरिगेशन कहते हैं इसको। तो कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे फालतू डायलॉग मारते रहता हूँ, कोई इरिटेशन नहीं है। मैं भी आप ही में से एक हूँ जिसको पढ़ाई करते हुए बहुत जोर आता है। और पढ़ाई करते हुए जोर आना कोई बुरी बात नहीं है। चलो 2 मिनट बात कर लेते हैं, छोटी छोटी सी। कि देखिए, पढ़ना क्या होता है, कोई नई इन्फॉर्मेशन स्टोर करना। आप भले मूवी भी देख रहे होते हैं ना, तो भी आपको जोर तो आता है ना। कोई भी वीडियो देख रहे हो तो उसके अंदर आपकी एनर्जी तो लग रही है, लेकिन आप उसके अंदर फ्लो बना हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ इंटरटेनिंग चीजें घटती है। इंटरटेनिंग कैसे कह सकते हो उसको? कोई ऐसा एक्शन सीन होता है जिसको देख के आपको थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि वाह, थोड़ा सा एडवेंचरस लगता है वो। या कोई हीरो हीरोइन के तो क्यों मुक्का मारेगा, हीरो जो होता है विलन के मुक्का मारता है, तो वो चीज़ आपको सेटिस्फैक्ट्री लगती है। तो उनका खेल क्या होता है कि आपको डोपामिन का लेवल बढ़ाए रखना। उनके काम यही होता है, इसलिए वो आपको एंगेजिंग लगती है, आप उसको देखते रहते हो। अब यहाँ पे कहाँ डोपामिन बढ़ेगी, किसी का सिंचाई मेरे को क्या मतलब है, चंबल नदी कहाँ से गुजर रही है, क्या न क्या है। कोई ऐसे कोई जियोलॉजी के अंदर या जियोग्राफी के अंदर किसी का इंटरेस्ट हो कि भी मैं तो जानना चाहता हूँ यार, ये कैसे क्या नदी है ये वो देखता है इसलिए क्योंकि उसके एक बीमारी है कि मुझे ये वाला टॉपिक आना चाहिए। उसके खुद ने दिल ने उसको इजाजत दी कि इसको तू इंटरेस्ट के साथ देख। आप उसको क्यों देखते हो? आपको पता है एग्जाम है, एग्जाम की सीरियसनेस है, इसलिए आप उसको अपने जोर लगा के मन को ऐसे कंट्रोल में लेके देखते हो। लेकिन कईयों से नहीं हो पाता ये। बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको पढ़ाई करते हुए जोर आता है, ये सबसे जोर आने वाली चीज ही है। ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद करनी है, किस लिए एक एग्जाम पास हो जाए उसके बाद आपकी काम भी नहीं है ये। जैसे मान के चलिए आप कोई ग्राम सेवक बन गए हो ना, आपको क्या मतलब है, क्या बोलते हैं उसको, महाराणा प्रताप ने अकबर को कब हराया था, कौन सी डेट को हराया था, वो डेट आप क्या अपने उसमें साइन सिग्नेचर में लिखोगे क्या? आप अगर मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, आप मान लेते फिजिक्स के टीचर बन गए, कॉलेज लेक्चरर बन गए, पहली बात तो बधाई आपको। फिर बाद में आपको क्या मतलब है कि ना, क्या बोलते हैं उसको, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड क्या है, अरे किधर से क्या है। अब वो चीज़ें थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ के पीछे ही नहीं पड़ना चाहिए एकदम से आपको एकदम इसका वो बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपर्ट बनाने की क्या जरूरत है इस चीज़ में। तो वो चीज़ है, देखो जोर आने वाली चीज़ है, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि पढ़ना क्यों चाहिए, क्यों? क्योंकि आपके जीवन को सफल बना देगा। आपको एक प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना, मेहनत करने का एक वो। अब भले ही जो गधा मजदूरी करता है, पत्थर तोड़ता है, पहाड़ तोड़ता है, जोर तो उसको भी आता है बेचारे को, लेकिन उसको पता है कि मेरा घर नहीं चलेगा अगर ये नहीं किया तो मैंने, मेरे घर में जो बच्चे हैं वो भूखे रहेंगे। कोई ना कोई ड्रिविंग फैक्टर होता है, या तो आपकी कोई लालच होता है या आपकी कोई मजबूरी होती है। ये दो ही कारण होते हैं जो आपको किसी काम को करने के लिए मजबूर करते हैं। लालच किस चीज़ का हो सकता है? भले इंटरटेनमेंट का लालच हो सकता है, या कोई पैसा मिल जाएगा उस चीज़ का लालच हो सकता है, या कोई फ़ायदा हो जाएगा, है ना, किसी भी टाइप का फ़ायदा मान लीजिए। उस टाइप का लालच जो होता है वो आपको काम करवाता है। या फिर आपकी मजबूरी है, जैसे मान लेते हैं कि आपकी सुबह 6 बजे एग्जाम है, अब आपका सर दुख रहा है, आपके बुखार है, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपको मजबूरी में एग्जाम देने जाना पड़ेगा। वरना है ना, ऐसे जरा से भी हल्का सा भी सर दुखता है ना, तो भीतों के सिर बिठाने लग जाते हैं अपन। कोई भी नहीं सुनाता, किसी की आवाज़ नहीं सुनाती सुनाती है। मजबूरी हमसे ये काम करवा सकती है, या फिर हमसे क्या काम करवा सकती है, कोई भी चीज़ का लालच। देखो पढ़ाई में लालच आए ऐसी बात है नहीं, लालच किस चीज़ का, इंटरेस्ट आ जाए ये चीज़। लेकिन एक लालच मैं जनरेट करके दे सकता हूँ आपको। आप अगर इस चीज़ को पढ़ते हो अच्छे से, आप एग्जाम के अंदर बैठते हो, आप पेपर पास कर लेते हो, तो आपको एक जीवन भर की आजीविका का सोर्स मिल जाएगा, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता जब तक आप मरोगे नहीं। या आप कोई कदाचार नहीं कर देते हो, है ना, कोई गलत हरकत कर देते हो वहां पे, तब तक आपसे कोई नहीं छीनेगा वो चीज़। तो इससे बढ़िया लालच क्या हो सकता है कि आप 5 6 महीने खुद को रगड़ो और जिंदगी भर का इनाम पाओ ना यार। जो मजदूर होता है वो नेक्स्ट डे जॉब पे जाएगा, जब भी उसको पैसे मिलेंगे, बाटे तोड़ तभी पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार के लिए मेहनत करके वो पेपर पास कर लिया ना, उसके अगले दिन आपको कोई नहीं कहेगा फिर से ये सिंचाई पढ़, फिर से इरिगेशन पढ़। लेकिन आप जिस भी फील्ड में हो उस काम को जरूर ईमानदारी से करना है। ऐसे नहीं है कि आप कई लोगों की ऐसी प्रवृत्ति हरामी बन जाते हैं बाद में, एग्जाम पास करने के बाद में, है ना। तो अब तो हम सड़ डालेंगे, हमारे एक टीचर ऐसे हुआ करते थे जिन्होंने अपनी लाइफ में सारे के सारे चैप्टर्स, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ,
सारे के सारे चैप्टर, जैसे मान लेते हैं विद्युत वाला चैप्टर है, फिजिक्स आपने थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगा, थोड़ी लंबी बात चल रही है, 1 मिनट कर ही लेते हैं वैसे। विद्युत का कोई टॉपिक है तो उसके ना हमारे कम से कम 5 या 4 5 पन्ने की वो एक टॉपिक रहता था, किताब रहती थी, उसके अंदर वो बंदा ऐसे आके ई इक्वल्स टू वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाले फॉर्मूला होते हैं ना, वो सारे बता देता था कि ये ऐसे ऐसे होता है, ये कुलाम का नियम लगता है, ये के Q1 Q2/R², वो वाली बातें हैं, ये सब चीज़ें तो देख लेना ही पढ़ लेना। ऐसे करके उन्होंने हमें 10 12 क्लास के अंदर पूरी की पूरी विज्ञान पढ़ाई हुई है, ऐसे हमारे नंबर आते थे, है ना। तो वैसे मत बन जाना भाई। आपको अगर ये जॉब मिल रही है तो एटलीस्ट आपके सामने किसी का बच्चा बैठा है, आप अगर टीचर बन रहे हो तो, या फिर आप अगर किसी आपके पेन में इतनी ताकत है कि आपके सिग्नेचर से अच्छे काम हो सकते हैं, बुरे काम हो सकते हैं, जेब मत भरना। ये कहीं से कहीं के भी निकल जाते हैं। आप ऐसे देखते हो 2% ले लूँ, 5% ले लूँ, वो सब चीज़ें मत करना भाई। या तो फिर ये काम ही मत करो ना। आप सरकारी नौकरी में इसलिए जाना चाहते हो क्या कि आप ऐसे बेईमानी करोगे, घूसखोरी करोगे? इससे तो आप बढ़िया बिजनेस में दिमाग लगाओ ना अपना। बिजनेस में इतने पैसे होते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती, 1 रुपए से आप 1 लाख कर सकते हो, इतनी हिम्मत होती है बिजनेस की, तो वो चीज़ कर लो। लेकिन अक्सर क्या है, सीधा रास्ता, शॉर्टकट रास्ता, कम जोर आने वाला रास्ता हमारे दिमाग को पसंद है, क्योंकि दिमाग को जोर नहीं लगाना है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अब जो भी आप पढ़ोगे ना, सिंचाई पढ़ोगे, वो आपके दिमाग के अंदर मेमोरी बनेगी, न्यूरॉन्स बनेंगे, उस हिसाब से कनेक्ट होंगे, वो मेमोरी में स्टोर होगा, उस प्रोसेस में लगती है एनर्जी। और वो एनर्जी क्यों लगाना चाहोगे अगर आपका काम सीधा सा हो रहा है कि कोई बोलते कि 5 लाख रुपए दे, पेपर ले ले, है ना, तो आप क्यों लगाओगे वहां पे जोर? आप तो ये दिमाग लगाओ कि 5 5 लाख रुपए कितने सालों में वापस सड़ी हो जाएंगे, वापस रिकवर हो जाएंगे अपने। वो चीज़ होती है, ये इंसानी प्रवृत्ति है भाई इनका, ये एथिकल है, नॉन एथिकल है, सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है। वो सारी बातें मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा हमें मोरल होना चाहिए। हमें पता नहीं है हमारे एक एक्शन से दूसरे के कितना नुकसान फायदा हो सकता है। खैर, इतने ज्ञान की आपको जरूरत थी या नहीं थी, मुझे बताओ। नहीं थी ना? तो पढ़ लेते हैं फिर, और तो क्या है। ठीक है। राजस्थान के अंदर सिंचाई विभाग जो है ना, उसका गठन कब हुआ था, उस चीज़ से स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। राजस्थान सिंचाई विभाग, राजस्थान इरिगेशन डिपार्टमेंट कब बना था? ये बना था 14 दिसंबर 1949 पे बना दिया था। इसका नया नाम क्या है? ऑल्सो नोन एज, या फिर न्यू नेम लिख लो, ऑल्सो नोन एज मत लिखना, न्यू नेम लिख लो। न्यू नेम क्या हो जाएगा इसका? जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये इसका दूसरा नाम है। इसकी स्थापना ऐसे हुई थी। पहली चीज तो ये बता दी मैंने आपको। अब मेरी बात सुनना, सिंचाई क्या होती है? फिर से मैंने लास्ट क्लास के अंदर ज्योग्राफी में बताया था सिंचाई क्या होती है। खेत के अंदर या कोई भी आप खेती करते हो, उसके अंदर कोई भी पादप उगाते हो या पेड़ पौधे की किसी भी प्रकार का वो करते हो, क्या बोलते हैं उसको, कृषि पालन करते हो ना, उस चीज में पानी चाहिए होता है, आपको पता है। पेड़ पौधे चाहिए होते हैं, बीज चाहिए होते हैं, वो सारी चीजें छोड़ो, पानी चाहिए होता है। पानी एक तो बारिश के थ्रू आ सकता है। बारिश के थ्रू आएगा तो उसमें आपका कोई रोल है क्या? बारिश का रोल है, इन्वायरमेंट का रोल है, धरती घूम रही है तब आपके पास में पानी आ रहा है ना। तो लेकिन एक दूसरा सोर्स हो सकता है, क्या पता, आप बाल्टी भर भर के पानी डालो, तराई खुद कर दो, या इधर पास में कुआं बना लो, कोई बावड़ी बना लो, कोई झील है तो उससे पानी लेके ले लो, है ना। और या फिर कोई नदी जा रही है तो उससे कोई नहर निकाल लो अपने एरिया के अंदर, गांव के अंदर, फिर टूंटियां लगा दो, नल लगा दो, और उनके अंदर पानी की सिंचाई करवा दो। वो बोलता है किसी पेड़ पौधों को सींचना। बारिश से सींचा नहीं जाता है, बारिश तो पड़ती है, मानसून वगैरह हो गए सब, है ना। सींचना इसको कहते हैं, हम कर रहे हैं इस प्रोसेस को, यहाँ पे कर्ता उपलब्ध है। तो सिंचाई जो होती है वो इन्हीं माध्यमों से होती है। तो अलग अलग माध्यम होते हैं, कौन से माध्यम होते हैं वो लिखेंगे हम। वेरियस इरिगेशन सोर्सेस, विभिन्न वेरियस इरिगेशन सोर्सेस, विभिन्न सिंचाई स्रोत। एक पॉइंट बना के लिखना। अब मैं इसमें नाम लिख रहा हूं, फिर आप इसके बारे में लिखना। सबसे पहले ट्यूबवेल लिखेंगे, नलकूप कहेंगे जिसको, नलकूप। सेकंड नंबर पे कैनाल्स आ जाएगी, जिसको नहर कहते हैं हिंदी में, नहर, नहरें। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे कुएं। कुआं अलग है, नलकूप अलग है ना, आपको पता है ना। कुआं। फिर चौथे नंबर पे आप लिख सकते हो टैंक्स, टंकियां हो गई, या फिर लिख सकते हो पॉन्ड्स, टंकी तथा तालाब। टंकी वो वाली टंकी नहीं जो आपकी छत पे लग रखी है,
एक चीज और लिख लो, अदर सोर्सेस, यानी कि इसके अलावा जितने भी बच गए वो वाले सोर्सेस, कोई भी सोर्स हो सकता है इसके अलावा छोटा मोटा। आपने घर पे कोई टांके लगा रखे हैं, घर की टंकियां हो गई, वो वाली चीजें। तो ये चीजें जो है ना, ट्यूबवेल, अब ट्यूबवेल मैंने लिख दिया, इसका क्या मतलब है, ट्यूबवेल से सिंचाई हो सकती है, ये मतलब है। नहरों से सिंचाई हो सकती है, कुएं से हो सकती है, टंकी तालाब से हो सकती है, अदर सोर्सेस से भी हो सकती है, ठीक है। पूरे राजस्थान में ट्यूबवेल अलग अलग जगह पे लग रखी है। तो कितना प्रतिशत सिंचाई का ऐसा है जो ट्यूबवेल्स के थ्रू होता है, ऐसा हम जल पे निर्भरता जो ट्यूबवेल की वजह से पूरी होती है, तो ऐसा टोटल 49.29% है। टोटल सिंचाई का 49.29% किसकी वजह से होता है, ट्यूबवेल्स की वजह से होता है। कैनाल्स की वजह से कितना होता है, 28.39, है ना, परसेंट। लगभग याद रख लेना भैया, आप, मैं बता दूंगा एक बार, आप लिखो यहाँ पे कितना देगा, 0.33%। ये नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग है भाई, हो सकता है आपको कहीं पे दूसरी जगह पे देखो तो कुछ और मिले। देखिए कृषि जो है हमारे वाणिज्य उसके अंदर आती है, कमर्शियल चीज है ये चीज। तो हम इसको आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह ऐसी चीजों में जब पढ़ लेंगे, राजस्थान के टॉपिक्स जब पढ़ेंगे तब। बाकी के लिए एक बार के लिए आप क्या देखो, सिर्फ इतना ही देखो कि कितना परसेंट किसके थ्रू आता है, वो चीज मैंने आपके सामने लिख दी। अब ट्यूबवेल भी सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर है, वो चीज से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जोधपुर के अंदर सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम करके लिख लो, सर्वाधिक लिख लो भले ही। ट्यूबवेल सबसे ज्यादा कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। और उसके बाद में कैनाल सबसे ज्यादा कहाँ पे है, गंगानगर से, गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा कैनाल्स के थ्रू सिंचाई होती है। तीसरा आ जाएगा झालावाड़, आपको समझ में आया क्या बेस क्या बन रहा है इस चीज का। और चौथे नंबर पे आ जाएगा भीलवाड़ा पाली। देखो जहाँ पे दो नाम है वहां पे दो जिले हैं। मैं हट जाऊंगा आपके आगे से, आपको बिल्कुल भी ऐसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये लीजिए सर, भीलवाड़ा तथा पाली, ये सारे नाम आप लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके, है ना, समझदार तो आप बढ़िया से ही हैं। चलिए भैया आगे चलते हैं। अदर सोर्सेज के अंदर कोई जिला नहीं आएगा आगे की। अदर सोर्सेज का कोई ये मतलब थोड़ी था किसके घर घर में आप जाके देखोगे कि भैया आपके टंकी भी है और आप चड़ू से भी पानी डालते हो, आप है ना मुंह से खुला करके भी प्लांट्स को पानी देते हो, कैसे कैसे सोर्सेज, ऐसी चीजें थोड़ी कैलकुलेट करने बैठेंगे। तो ये टोटल कितना है इतना देख लो बस, बचा हुआ है जो इसका अदर सोर्सेज के अंदर आता है 1.89, ऐसे करके सिंचाई होती है। अब एक लाइन और करके लिखना आप, सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, सर्वाधिक, एक दो पॉइंट से तो लिख लो फिर आप स्टार्ट करेंगे। सर्वाधिक सिंचाई, ये सर्वाधिक सिंचाई जो है वो गंगानगर के अंदर होती है। सिंचाई ही सबसे ज्यादा गंगानगर के अंदर होती है, जिला वाइज है ये, देखो सोर्सेस के तरीके से नहीं देख रहे, स्रोत कौन से वो नहीं देख रहे, सिंचाई सबसे ज्यादा गंगानगर के अंदर अंदर होती है। और सबसे कम किधर होती है, सिंचाई करके लिखो भले ही, सबसे कम होती है राजसमंद। एक बार रुक जाओ आप, मैं लिख देता हूँ फिर आप लिख लेना। यहाँ पे लिख सकते हैं सर्वाधिक, यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूनतम। राजस्थान के अंदर सिंचाई की जरूरत ही, राजसमंद के अंदर सिंचाई की जरूरत नहीं है भाई, सबसे कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है वहाँ पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बारिश का पानी ज़्यादा आ जाता होगा। फिर इसके अलावा परसेंटेज वाइज देख लेते हैं, परसेंटेज ऐसे करके प्रतिशत करके लिखना। इसमें भी गंगानगर ही आगे है परसेंटेज वाइज भी, जैसे 10% गंगानगर में होती है, 30% गंगानगर में होती है, इस हिसाब से। और सबसे कम कहाँ पे होती है, चूरू के अंदर होती है सर्वाधिक, और न्यूनतम। देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, राजसमंद के अंदर न्यूनतम सिंचाई होती है, ये परसेंटेज वाइज नहीं है, ये ऐसे ही है, इन जनरल नहीं होती है, वहाँ पे कम होती है सबसे कम। लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे कम किधर होती है, चूरू के अंदर होती है। गंगानगर के अंदर तो, राजसमंद के अंदर तो होती ही नहीं है, लगभग न्यूनतम के बराबर होती है। यहाँ पे सिंचाई का प्रतिशत सबसे कम इधर है, कि सिंचाई होती भी है, सबसे कम किधर होती है, चूरू के अंदर, परसेंटेज वाइज के अंदर। तो ये वाले फैक्ट्स हो लिख लो आप, इंग्लिश में भी हिंदी में कोई स्पेशल थोड़ी है। अब आप हेडिंग लगाना एक थोड़ी बड़ी सी, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। और एक एक फैक्ट और लिख लेना ऊपर ही, सर्वाधिक सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी राजस्थान में होती है भाई। अब आप ऐसे सोच सकते हो कि यार पश्चिमी राजस्थान उधर तो सबसे कम पानी है,
तो उधर होना चाहिए सिंचाई के थ्रू पानी, कृषि वगैरह ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। लेकिन तो कोई इफेक्ट याद कर सकते, उल्टा पड़ सकता ना आपके पूर्वी राजस्थान के अंदर मैदानी क्षेत्र है और पश्चिमी राजस्थान के अंदर मरुस्थल है, तो उधर वैसे ही सिंचाई कम होगी। मरुस्थल में क्या होगा, होगी कितनी सिंचाई कर लो, सारा का सारा पानी नीचे चला जाएगा। तो लॉजिक लगा के याद रख लेना। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को हिंदी में लिखेंगे सिंचाई परियोजना, सिंचाई सिंचाई परियोजना, परियोजना, ठीक है। तो ये बात लिखना। इसके बारे में होता क्या है, देखो सिंचाई परियोजना क्या होती है मैं बताता हूँ। आप लिखना, एक लाइन लिखना, अकॉर्डिंग टू इरिगेशन कमांड एरिया, अकॉर्डिंग टू इरिगेशन कमांड एरिया, irrigation projects are of three types, according to irrigation command area, irrigation command area, irrigation projects are of three types, तीन प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं वो लिखना, हिंदी में लिखो पहले इसके बारे में। सिंचाई कमांड क्षेत्र, इसको कमांड ही लिखना भाई। सिंचाई कमांड क्षेत्र के अनुसार, सिंचाई कमांड क्षेत्र के अनुसार सिंचाई परियोजनाएं तीन प्रकार की होती है, सिंचाई परियोजनाएं तीन प्रकार की होती है, ठीक है। लिखो भाई, सबसे पहले क्या आ जाएगी, लघु, लघु से स्टार्ट करेंगे तो लिखना लघु सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना को इंग्लिश में आईपी लिख लो, आईपी है ना, सिंचाई परियोजना। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे लघु के बाद में आ जाएगी मध्यम, सीधी वृहद थोड़ी आएगी, मध्यम सिंचाई परियोजना। इसको मीडियम कह देंगे इंग्लिश में, मीडियम आईपी। तीसरे नंबर पे जो आएगी वो आएगी वृहद सिंचाई परियोजना। वृहद को इंग्लिश में बोलेंगे मैक्रो, मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ये तीन प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रोजेक्ट्स होते हैं कमांड एरिया के अकॉर्डिंग। मैं समझाता हूं क्या कमांड एरिया होता है। कमांड एरिया ऐसा क्षेत्र जहां पे सिंचाई की जाती है, वो वाला एरिया। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे समझ में आएगा। लघु सिंचाई परियोजना किसको कहेंगे, ऐसा एरिया जहां पे सिर्फ 0 से लेके 2000 हेक्टेयर तक ही सिंचाई होती है। यानी कि मान लेते हैं एक एरिया है 10,000 हेक्टेयर का एरिया है, वहां पे सिर्फ 2000 हेक्टेयर के एरिया के अंदर ही सिंचाई होती है। समझ में आ रही बात, या 0 से लेके 2000 हेक्टेयर तक की सिंचाई होती है। ऐसे एरिया को बोलेंगे, या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो वहां पे चले हैं उनको प्रोजेक्ट्स को क्या बोलेंगे, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट। समझ में आई क्या बात आपको, दाढ़ गली क्या आपकी, नहीं गली तो फिर से ट्राई करते हैं। 2000 से ऊपर वाले और 10,000 के नीचे वाले जितने भी हेक्टेयर एरिया है, 10,000 हेक्टेयर, हट जाऊंगा भाई ऐसे, फ्रस्ट्रेट मत हो जाना मेरे से भाई, हट रहे आगे से, हट तू। मध्यम सिंचाई के अंदर क्या कहूंगा, मान लेते हैं 1,00,000 हेक्टेयर वाला एरिया है कोई, वहां पे सरकार ने बोला कि यार 3,000 हेक्टेयर एरिया के अंदर सिंचाई प्रोजेक्ट चलाओ। तो वैसा सिंचाई प्रोजेक्ट आप किसके अंदर इंक्लूड करोगे, मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करोगे। आप कितने समझदार हो देखो ना। लेकिन अगर मान लो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा का कोई एरिया हो, उसको किसके अंदर रख देंगे, उसको फिर हम रख देंगे वृहद सिंचाई परियोजना या फिर मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर। कैसे समझेंगे इस बात को, भजन लाल शर्मा जी आपके एरिया के अंदर आए, आपका एरिया था 2 करोड़ हेक्टेयर का, वहां पे आपके आके उन्होंने अनाउंस किया कि भी एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, उधर लगभग 15,000 हेक्टेयर के अंदर सिंचाई होगी। ऐसे प्रोजेक्ट को क्या बोला जाएगा, मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट या फिर वृहद सिंचाई परियोजना। तो ये वाली टेबल लिखेंगे, मैं आपके आगे से हट जाता हूँ, हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। और वैसे भाई एक चीज़ लिख लो, है 1 हेक्टेयर के अंदर कितने बीघा होते हैं, लगभग 1 हेक्टेयर में लगभग 3.95 बीघा होते हैं। आपके पास कितना बीघा खेत है भाई, 10-15 बीघा दे दोगे क्या मेरे को, फ्री में दे दो या कम से कम पैसों में दे दो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना। कितने बीघा है, 50-30 बीघा तो लगभग गाँव के अंदर मिल जाते हैं लोगों के पास, 25 से 50 के बीच में आसपास। किसी के पास 1-1.5 बीघा भी होते हैं। मेरा एक दोस्त उसके पास 2.5 बीघा खेत है, गाँव का है, प्रॉपर गाँव का, फिर भी 2.5 बीघा ही खेत है। वो बोलता है कि हमें तो थोड़ी सी है ना, ऐसे सही दृष्टि से नहीं देखते हैं लोग, 2.5 बीघा वही खेत होता है, 25-30 बीघा तो कम से कम होना चाहिए। तो दे रहे हो क्या, 1-1 बीघा करके सारे दे दो जिन जिन के पास में है, मैं आपका आभारी रहूँगा।
करूंगा क्या उसका मेरे को ही नहीं पता। देखो अब राजस्थान के अंदर अलग अलग सिंचाई होती है, आपको पता है राजस्थान के अंदर सिंचाई किस किस से होती है, ट्यूबवेल से होती है, कुओं से होती है, तालाब से होती है, टैंक से होती है, ये सारी और अदर सोर्सेस से होती है, वो एक अलग बात थी। अब हम क्या देख रहे थे, अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं सिंचाई के, लघु मध्यम और वृहद। अब लघु मध्यम और वृहद में से भी राजस्थान के अंदर कौन से चलाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर बड़े बड़े पैचेस के अंदर नहीं चलाए जाते कि 10-10 हजार हेक्टेयर के अंदर सिंचाई चल रही है, इधर भी 10 हजार, इधर भी 15 हजार, इधर 25 हजार, इधर 30 हजार, ऐसे ना ना ना, ना ही 2 हजार से 10 हजार के बीच में यहाँ पे चलती है ज्यादातर लघु सिंचाई परियोजनाएं, छोटे छोटे एरिया में, यानी कि 0 से लेके 2 हजार। जैसे मान लो किधर तो आपको 100 हेक्टेयर के अंदर मिल रही है सिंचाई का कोई प्रोजेक्ट चला दिया, आगे हम देखेंगे भी, किसी के अंदर आपको मिली सिर्फ 150 के अंदर, किसी 500, किसी के अंदर 1000, ऐसे हिसाब से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात समझ में आई क्या? राजस्थान के अंदर जो सिंचाई की परियोजनाएं होती है ज्यादातर कैसी वाली होती है, लघु सिंचाई परियोजनाएं। तो आप लिखना भाई, राजस्थान में सर्वाधिक की जाने वाली, क्या राजस्थान में सर्वाधिक लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं, लघु सिंचाई परियोजनाएं कार्यरत है इन राजस्थान, मैक्सिमम आईपीज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है ना, मैक्सिमम आईपीज आर स्मॉल आईपीज, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। लिख लिया भाई, आप तो समझदार हो। अब इसके अलावा एक प्रकार के प्रोजेक्ट्स और होते हैं जो कि कमांड एरिया के बेसिस पे नहीं है, कमांड एरिया तो कितना भी हो सकता है। अब आप हेडिंग लगाना, एक अलग हेडिंग है इसी के अंदर, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर ही है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, बहुउद्देश्य, बहु जो आपके घर में आती है वो वाली नहीं, परियोजनाएं। समझ में आई बात आपको? मल्टीपर्पज क्या कहेंगे, देखो ये कमांड एरिया पे थोड़ी डिपेंड करेगा। मान लेते हैं आपके घर में एक टंकी है, उसके अंदर पानी है। अब आप ऐसे सोचते हो कि ये वाले पानी से तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिंचाई करूंगा, या फिर आपके जगह यार इस पानी से मैं सिंचाई भी कर लूँ और क्या बोलते हैं उसको, पीने के लिए भी हम यूज में ले लेंगे, या फिर हम नहाने के लिए भी यूज में ले लेंगे। फिर आपके चौथी चीज, यार एक काम और करते हैं, घर की सफाई के अंदर भी यूज में ले लेते हैं। या फिर पड़ोस में अपने एक और खेत खड़ा है, उसके अंदर एक और कमरा बनवा रहे हैं, उसके अंदर तराई कर लेते हैं, इसी पानी से यूज ले लेंगे। या फिर आप किसी को दे के आ गए ये वाला पानी, आप हलवाई हो, हलवाई आपके हलवाई की दुकान के अंदर पानी ले गए ये वाला, एक ही टंकी के पानी से आप कितने कितने यूज में ले रहे हैं, चाय भी बना ली है ना, परेशान करते रहो भले मैं आपको कितना ही, बात आपके समझ में आएगी मुझे था। ये चीज टंकी के पानी से भी कर सकते हो, ट्यूबवेल के पानी से भी कर सकते हो, कुएं के पानी से भी कर सकते हो, किसी भी चीज के पानी से कर सकते हो, थोड़े से एरिया वाले पानी से भी कर सकते हो, 0 से 2 हजार हेक्टेयर वाले एरिया के पानी से भी कर सकते हो, 2 हजार से 10 हजार हेक्टेयर वाले एरिया के पानी से भी कर सकते हो, 10 हजार हेक्टेयर से ज्यादा वाले पानी के सिंचाई प्रोजेक्ट से भी कर सकते हो। यानी कि ये वाली चीज जो है कमांड एरिया के ऊपर तो बेस्ड नहीं है, मल्टीपर्पज के ऊपर बेस्ड है, अलग अलग पर्पज। कैसे अलग अलग पर्पज की, मैं आपको कहूं कि एक झील है, नदी है, जैसे मान लेते चंबल नदी है, उसका पानी आप सिंचाई में भी यूज लो, बहुत अच्छी बात है। मैंने सिंचाई परियोजना थोड़ी लिखाई है, जैसे ऊपर मैंने लिखाया था लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना, यहाँ पे क्या लिख रखा है, बहुउद्देश्य परियोजनाएं। इसके अंदर बात किसकी चल रही है, जल की चलेगी। जल को किस किस काम में ले सकते हैं, सिंचाई के काम में लो, फिशरीज मतलब मछलियां जो मत्स्य पालन करो उस चीज के काम में लो, ऐसे अलग अलग एक ही चीज से प्रोजेक्ट। इसमें भी क्या बोला जाएगा, इसकी परिभाषा जब मैं लिखाऊंगा कैसे लिखाऊंगा कि दो या दो से अधिक यूज में आने वाले, है ना, प्रोजेक्ट्स एक साथ चले या पर्पज एक साथ फुलफिल हो, ऐसी चीज को क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो आप एक बार के लिए इसकी डेफिनेशन लिखना, वे परियोजनाएं या वह परियोजना, ऐसे लिखो, वह परियोजना जिसमें दो या अधिक उद्देश्य, दो या दो से अधिक है ना, दो या अधिक उद्देश्य शामिल हो, एमपीपी कहलाती है, या फिर बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहलाती है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहलाती है ना, एमपीपी कहलाती है। एग्जाम्पल लिख लो, लाइक ड्रिंकिंग, सॉरी हिंदी में लिख रहे हो ना, पेयजल, मत्स्य पालन, जल विद्युत उत्पादन, ये 3-4 काम कर सकते हैं ना, और भी काम कर सकते हो आप चाहो तो, पानी में डूब के मरा भी जा सकता है। आप मत करना भाई लिखना इंग्लिश वाला लिखना, दोज दैट प्रोजेक्ट इन विच दोज मत लिखना है ना, दैट प्रोजेक्ट इन विच टू और मोर
ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड आर कॉल्ड एज एमपीपी। एमपीपी एग्जाम्पल में लिखना, ड्रिंकिंग वाटर, फिशरीज, फिशरीज 5 मिनट तो मैंने आपको आज ज्ञान देने में निकाल दिए, 5 से 7 है ना। फिशरीज, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें। देखिए अब इनका महत्व क्या है। अब मैं आपको बोलूँ कि ना, ऐसे सियाने लोग होते हैं ना, पीने का पानी अलग, नहाने का पानी अलग, पानी का वेस्टेज एक प्रकार से, है ना। तो कईयों के ऐसे फिल्टर लग रखे होते हैं, उनमें से एक साइड से एक पतली पाइप निकलती है, वही पानी जो होता है जो अनफिल्टर्ड होता है, उसको लोग क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। उसको फेंकने की जगह पोछे के अंदर काम में ले लो ना, है ना। घर में पोछे लगा लो, या फिर कोई भी बर्तन वर्तन धोने के काम में ले लो। बर्तन तो वैसे भी आप उससे धोते हैं ना, साबुन से धोते हो, कचरा तो निकल जाएगा सारा का सारा। फिर उनको हल्का सा वॉश कर लेना, या फिर किसी भी कूलर में डाल लो भाई। तो किसी चीज़ का यूज, एक्स्ट्रा यूज हो जाए तो कोई बुराई है क्या। चंबल नदी से जो पानी जाएगा उससे मैं बोलूँ कि सिर्फ सिंचाई के लिए यूज में आएंगे, इसके लिए, इसके अलावा पी लिया ना तो देख लेना वहाँ आपका गला दबा के वापस पानी निकाल लूंगा बाहर, ऐसे नहीं कह सकते ना। फायदा ही है ना, एक ही सोर्स का अलग अलग यूज कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो हमारे नेहरू जी ने बैठे बैठे स्टेटमेंट दे दी कि भाई साहब ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ना, ये तो भाई साहब देश के लिए, जो अपना आधुनिक देश है उसके लिए नवीन मंदिर की तरह है, मंदिर की तरह काम करेगा। मंदिर में क्या होती है, हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं स्वीकार होती है। कोई बाइक के लिए जाता है, कोई शादी के लिए जाता है, कोई जॉब के लिए जाता है, कोई क्या बोलते हैं उसको, किसी घर में कलेश वलेश होते हैं उन सब के लिए जाता है। अलग अलग पर्पज, सारी अर्जियां वहाँ पे स्वीकार होती है। वैसे ही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से बहुत सारी जो तकलीफें हैं जो दूर की जाती है, पीने की, पानी की, सिंचाई की, अलग अलग है ना, हाइड्रो पावर वगैरह। इसलिए नेहरू जी ने क्या कहा, आप लिखना, नेहरू जी ने एमपीपी लिख लेना, इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी आपको समझ में आ गया हो। नेहरू जी ने एमपीपी को आधुनिक भारत यानी कि नए आने वाले भारत का, जो अब आ चुका है ना, नेहरू जी तो गए अब, आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत के नवीन मंदिर कहा। नेहरू जी कॉल्ड एमपीपी एज द न्यू टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये बात हो गई भाई। अब बहुत सारी जगह पे एमपीपी चली होगी, लेकिन सबसे पहले किसके खुजली ऐसी हुई कि एमपीपी चलाते हैं, तो लिखना भाई, वर्ल्ड्स फर्स्ट एमपीपी, विश्व की प्रथम एमपीपी, ये चलाई थी यूएसए ने, अमेरिका, अमेरिका। यूएसए में भी टेनेसी रिवर है, उसके अंदर चली थी भाई, टेनेसी। आपको कोई मतलब नहीं है, याद रखो, मतलब रखो, लिखना चाहो तो लिख लो भाई, टेनेसी। सेकंड पे क्या आ जाएगा, इंडिया की फर्स्ट कौन सी है ऐसी जो इंडिया के अंदर, इंडिया में सबसे पहले हमारे कहाँ पे चुल मची, एमपीपी चलाते हैं, तो वो मची थी दामोदर परियोजना। ये टेनेसी को ही देख के इंस्पायर हुई थी इंडिया की। जब हम वो पढ़ते हैं ना सिंचाई परियोजनाएं, तब उसके अंदर लिखते भी बाकायदा, ये हमारी जो इंडिया वाली सबसे पहले किससे इंस्पायर हुई थी, टेनेसी से इंस्पायर हुई थी। इससे भी कोई मतलब कि नहीं है क्योंकि इंडिया की है। थोड़ा सा ईयर लिख लेना, आपको कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस थोड़ा सा ध्यान रहे, आपको आइडिया होना चाहिए कि यार कौन से काम कब हो गए थे। राजस्थान फर्स्ट लिखना, राजस्थान फर्स्ट एमपीपी, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और इसको ही पढ़ेंगे हम वैसे। गंग नहर, यानी कि राजस्थान में सबसे पहले गंग नहर आई थी, कब आई थी, 1950 के बाद, लगभग 1950 लिख लो, आफ्टर 1950 लिख लो भले, आफ्टर 1950 के बाद। ये होता है एमपीपी के बारे में एक बेसिक डिस्कशन। अब हम बात करते हैं, अगर आपको सांस लेनी है तो वीडियो पॉज करके सांस ले लेना भाई, कितना बढ़िया काम है ऑनलाइन के अंदर, वरना ऐसे सर रुक जाओ, ऑफलाइन के अंदर कैसे करते हो रहे तुम। कौन से मेजर एमपीपीज हैं जो चलते हैं, मेजर एमपीपीज। अब एमपीपी की बातें कर रहे हैं हम, लघु और मध्यम और जो वृहद होते हैं वो तो प्रकार होते हैं आकार के, कमांड एरिया जो है उसके बेसिस के ऊपर, वो कोई सा भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, एमपीपी भी तो हो सकता है। वो वाली चीज नहीं पढ़ रहे हम, एमपीपी पढ़ रहे हैं। अब एमपीपी में मेजर एमपीपी देखते हैं। मुख्य एमपीपी 2 प्रकार के होते हैं भाई, लिखना, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, नदी घाटी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं। सेकंड नंबर पे आप लिखना कैनाल एमपीपी, या फिर नहर एमपीपी, नहर
बहुउद्देशीय परियोजनाएं, आपकी जो इच्छा है वो लिखना चाहो। क्या कहना चाह रहा हूँ, या तो आप कोई नदी घाटी से सिंचाई के लिए, पीने के लिए, हाइड्रो पावर के लिए पानी यूज में ले सकते हो, या नहरों से ले सकते हो। डायरेक्ट नदी से नहीं लेके नहरें निकाल ली, नहर झील से भी तो निकाल सकते हो। तो वो वाली चीज़ है, तो ये वाली चीज़ लिखो आप। एक सेकंड रुकना, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, अब इसमें आप सबसे पहले हेडिंग डाल लो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, या फिर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, या फिर नदी घाटी परियोजनाएं। नदी घाटी है ना, घाटी लिखना है, घाटा नहीं लिख लेना। नदी घाटी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, लिख लिया। हाँ जी भाई, इसके अंदर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, नदी घाटी परियोजनाएं के अंदर अलग अलग नाम है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखना, या ए करके लिख लो भाई, आपने वो 1 2 तो लिख लिया होगा। ए में आप लिख लो चंबल, चंबल एमपीपी, चंबल एमपीपी। बी में आप लिख लो माही एमपीपी। आपको पता चल रहा होगा नदी घाटी से क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, कौन सी नदी से आ रहा होगा ये एमपीपी। तीसरा सी आप लिख लो, एक बार लिख के छोड़ देना, भाखड़ा। जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, नांगल एमपीपी, ये सतलज नदी से आता है वैसे। इंग्लिश वाले लिख लो भाई भाखड़ा, DHAKHA, है ना, DA, नांगल प्रोजेक्ट एमपीपी। चौथे नंबर पे डी जो आ जाएगा हमारे पास में, एक और इम्पोर्टेंट जो है वो है व्यास एमपीपी। व्यास नदी जो है ना, उससे नदी वाले देख रहे हैं तो इसमें नदियों की बात चलेगी। व्यास को इंग्लिश में बियास लिखते हैं ऐसे ना। आपकी इच्छा है भाई, अंग्रेजी दिखाना चाहते हो तो दिखा दो। ई पे आप लिखो रेणुका जी एमपीपी, रेणुका जी एमपीपी। ये गिरी नदी जो है उससे, मतलब ऐसे याद रखना ना, रेणुका जी गिरी, रेणुका जी गिर गई भाई, गिरा दिया हमने धक्का देके, जैसे भी करके गिरा दिया, वैसे याद हो जाएगा कौन सी नदी से रेणुका जी वाला है ना। ई एफ, एफ पे क्या आ जाएगा, लखवार। देखो ये बात मैंने लखवार बोली है कि यमुना नदी का पानी बहुत भारी है, उधर मत जाए अगर, है ना। कृष्ण भगवान को बोलते हैं ना, तेरे को लखवारी बोला हुआ है कि वहां पे कौन सा सांप रहता है, शेष नाग रहता है क्या, जिस जो उनकी बॉल चली जाती है और वो ऐसे लीला रचते हैं। तो भाई जाना नहीं उस यमुना नदी के अंदर क्या है, शेष नाग है। तो मैं आपको लखवार बोल रहा हूँ, तो आपको याद करवा दिया मैंने। चंबल नदी वाला याद कर लोगे, चंबल नदी से होता है ना, बाणास से तो होगा नहीं। माई वाला हो जाएगा याद, बाखड़ा नांगल वाला जो सतलज से है। और तो बाखड़ा ऐसे भांगड़ा जैसे लग रहा ना, सत सत नमन, सत्य अकाल, तो सतलज नदी ऐसे करके याद कर सकते हो। व्यास वाला है ही है, रेणुका जी को गिरा दिया हमने, और लखवारी बोला यमुना के अंदर नहीं जाना। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे चीज़ें याद होती है। बाकी आप समझदार तो बहुत ही हो। आगे पढ़ें क्या, चल क्यों नहीं रहा भाई। ए हेडिंग डालना, चंबल एमपीपी, चंबल बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट। लिखना चाहो तो लिख लो, अब आप समझदार हो, एमपीपी लिखना चाहो तो एमपीपी लिख लो, हिंदी वालों की बात चल रही है। यह राजस्थान तथा यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश का, यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। और संयुक्त उपक्रम भी कैसा, 50-50 करेंगे भाई, दोनों ने एक दूसरे से डील कर ली है 50-50। इट इज जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड एमपी, और ऐसे करके लिख लो, विच वॉज स्टार्टेड इन 1953 टू 1954, जिसकी शुरुआत 1953 से 54 के बीच हुई थी। अब आगे लिखना, हम क्या पढ़ेंगे। देखो, अब चंबल नदी की बात करी थी, तब क्या बातें करी थी कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चंबल नदी राजस्थान में कौन से पॉइंट से एंटर करती है, कौन से जलप्रपात है उस पे, कौन से उस पे बांध है, फिर वो कहाँ कहाँ से होती हुई उसकी सहायक नदियाँ क्या है, कौन से उसके त्रिवेणी संगम है, ऐसी बातें करी थी हम जब हम नदी पढ़ रहे थे, है ना। लेकिन बांधों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये तो जवाहर सागर बांध है, ये कोटा बैराज है, ये फलाना ढीकना ये बांध है। यहाँ पे क्या देखेंगे, हम सिंचाई के पर्पज से पढ़ रहे हैं, या कोई और मल्टीपर्पज, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है वो वाला पर्पज देख लेंगे। तो ये चीज चल रही है, आपको समझ में है ना, क्या पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि हवा ही नहीं लगती है कि पढ़ क्या रहे हैं। तो आप लिखना इसके अंदर, नेक्स्ट लाइन लिखना इसमें,
यानी कि किस में, चंबल एमपीपी में, है ना। इस एमपीपी में 4 बांधों का निर्माण, 4 बांध हैं इस एमपीपी में, 4 बांध बने हैं जो जो 3 चरणों में पूर्ण हुए थे, या जिनका निर्माण 3 चरणों में, जो 3 चरणों में बने थे, ऐसे लिख लो, जो 3 चरणों में बने थे। इन दिस एमपीपी 4 डैम्स वर बिल्ट इन 3 स्टेजेस। 4 डैम्स, 4 डैम बने थे, 3 स्टेज हैं, लिख लेंगे 4 डैम्स एंड 3 स्टेजेस। तो आप दोनों ही लिखना स्टार्ट करना, दोनों से मतलब मेरा तात्पर्य है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले। स्टेज 1 के अंदर 2 बांध बनते हैं, कौन सा मैंने आपको बताया था, एक तो गांधी सागर है जो राजस्थान के अंदर नहीं है, दूसरा बांध बनता है कोटा बैराज, है ना, तो ये 2 लिख लो। फिर सेकंड स्टेज आती है, उसके अंदर क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ राणा प्रताप सागर। फिर थर्ड जो स्टेज आती है, उसके अंदर कौन सा बनता है, ये किसकी स्टेज है भाई, जवाहर सागर बांध। इस बांध को क्या बोलते हैं, कोटा बांध भी बोलते हैं। देखो डिफरेंस है, कोटा बांध अलग चीज है, कोटा बैराज अलग चीज है। कोटा बैराज तो कोटा बैराज ही नाम है उसका, कोटा बांध किसको बोलते हैं, जवाहर सागर को। मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे याद रख लेना कि नेहरू जी जो है, जवाहरलाल नेहरू कोट पहनते थे, तो कोटा बांध नाम है उसका। ये चीज ध्यान रख, कोट बांधते थे, पहनते थे, ऐसे करके याद रख लेना, वरना मिक्स करते फिरोगे, फिरोगे ना। तो ये देख ली हमने 3 स्टेजेस, किसकी देख ली भैया, ये हमने देख ली अलग अलग बांध जो है उसका निर्माण किया। अब एक डायग्राम बनाएंगे, आप भी बनाना भाई। जब जब मैं राजस्थान का मैप बनाता हूँ, मेरे मन में सवाल आता है कि क्या इनको मैंने जो बोली थी बात उन्होंने पूरी करी, कौन सी बात, सारे के सारे 41 जिले याद करने वाली बात। देखो मैं एक सेकंड के लिए हटता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा फ्रेम में। ये देख लो भैया, ये यमुना नदी के अंदर कौन सी नदी जाके मिल जाएगी, चंबल नदी। चंबल नदी का ऐसा सही डायग्राम बनाया था ना हमने, एक बार फिर से बना लो, क्या फर्क पड़ता है आपके, आपको कौन सा जोर आ रहा है। इस चंबल नदी के ऊपर सबसे पहला जो बांध है वो यहाँ पे बनाया हुआ है, जो राजस्थान में नहीं है। इसका नाम क्या है, गांधी सागर। ये डैम हो जाएगा, इसका नाम क्या है, गांधी सागर। फिर राजस्थान के अंदर आते ही सबसे पहला बांध यहाँ पे कौन सा आता है, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध। तीसरे नंबर पे यहाँ पे एक और डैम आता है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध, है ना, जिसको कोटा बांध भी कहते हैं, जवाहर सागर। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे भाई। तो हो गया जवाहर सागर वाला। फिर चौथा नंबर का बांध यहाँ पे ही आता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम लिख रहा हूँ मैं ऊपर जो भी लिख रहा हूँ, इसका नाम है कोटा बैराज। ये कोटा बैराज बांध है। ये लो भाई, 4 अलग अलग बांध हो गए और 4 अलग अलग हाइलाइटर हो गए। तो कोटा बैराज बांध है। कोटा बैराज बांध की एक स्पेशल बात क्या है कि ये क्या है, एक सिंचाई बांध ही है, खाली इससे सिर्फ सिंचाई का ही पानी है। ये पूरी की पूरी चंबल परियोजना देख रहे हैं हम, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें से कोटा बैराज वाले का काम सिर्फ और सिर्फ किसका है, सिंचाई का है। इसके अलावा इससे और कोई काम में नहीं लिया जाता है। जबकि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, इनसे पानी सिंचाई में भी यूज किया जाता है, पीने के लिए भी यूज किया जाता है, और साथ ही साथ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के भी काम में लिया जाता है। वो चीजें हम देख लेंगे। तो इसके अंदर जो सिंचाई होती है उसके लिए 2 नहरें हैं भैया। एक नहर जाती है बाईं तरफ, क्योंकि नदी कैसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है ना, इधर से ऐसे करके यमुना की तरफ जा रही है ये नदी। तो
इसकी साइड ऐसे देखो, इधर अगर आप भी ऐसे जाओगे तो आपके लेफ्ट में कौन सी वाली साइड आएगी, ये बाई वाली नहर इधर ही आएगी ना, इसको बोल देंगे बाई नहर। डायग्राम में बना लेना ये चीजें, लेफ्ट कैनाल हिंदी में लिख लेना, बाई नहर इंग्लिश में लिख लेना, लेफ्ट कैनाल। इसको क्या बोल देंगे, कौन सा लाइन बच गया, रेड वाला बच गया ना, इसको बोल देंगे दाई नहर, राइट कैनाल। बाई नहर से सॉरी जो दाई नहर है, राइट कैनाल जो है, इससे फिर से 14 लिफ्ट नहरें और बनाई हुई है, 14 लिफ्ट कैनाल, फिर 14 लिफ्ट लिख लो। 8 राजस्थान में, आगे लिखवा भी दूंगा, टेंशन मत लो। 8 राजस्थान में। आपको ऐसे ऐसे का ऐसा एक बार एक क्लियर डायग्राम उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। उतार लो भाई, उतार लिया होगा ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ जाएं, घर चले जाएं क्या, घर ही बैठे होंगे। स्टेज 1, इसकी अब डिटेल के अंदर बात कर लेते हैं। स्टेज 1 जो है 1960 के अंदर स्टार्ट होती है भाई, 1960 के अंदर इसका निर्माण स्टार्ट होता है। उसमें से भी हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं, गांधी सागर के बारे में। गांधी सागर बांध, इसकी बात कर लो। ये बांध कहाँ पे है, इसकी लोकेशन है, लोकेशन पड़ती है इसकी मंदसौर एमपी के अंदर, राजस्थान में नहीं है ना, एमपी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर है तो पढ़ना तो पड़ेगा, चंबल नदी पे है, पढ़ना तो पड़ेगा। ये हाईएस्ट डैम है और सबसे ज़्यादा बड़ा डैम है किसका, चंबल नदी का। मैंने क्या बोला, चंबल नदी का, राजस्थान का नहीं बोला मैंने। यह है चंबल नदी का क्या है, सबसे हाईएस्ट यानी कि हाइट पे होगा। दूसरी बात सबसे बड़ा यानी कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी आता होगा, तो वो वाली बात है इसके बारे में लिखना। राजस्थान का सर्वाधिक, सॉरी सॉरी राजस्थान नहीं, चंबल नदी का सर्वाधिक, चंबल नदी का सर्वाधिक बड़ा तथा ऊंचा बांध, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट डैम ऑफ चंबल रिवर, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट डैम ऑफ चंबल। अब मैंने क्या बोला, सिंचाई के लिए यूज में आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका मेन काम क्या है, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, यानी कि हाइड्रो मतलब जल, पावर का मतलब विद्युत है ना, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन। जल से किसका, विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। टर्बाइंस लगी हुई रहती है। बांध क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हाइट, यहाँ पे ऐसे हाइट पे मैंने पानी ले रखा है बहुत सारा, अब इसको एक साथ नीचे गिरा दूंगा तो पानी के अंदर फोर्स आ गया ना, जान आ गई, एक धारा की फॉर्म में बहेगा, उसमें अलग फोर्स होता है, एक साथ बहुत सारा पानी है उसमें अलग। नीचे लगी हुई थी टर्बाइंस, तो वो टर्बाइंस क्या होती है, पानी ऐसे फ्लो होता है नीचे, और टर्बाइंस की वजह से वो टर्बाइंस घूमती है, मैकेनिकल एनर्जी बनती है। उसको साइंटिस्ट ने किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ प्रोवाइड करवा दी जाती है, घरों में या फिर और जगह पे स्टोर होके आगे प्रोवाइड करा दी जाती है आपको। इस प्रकार से ये जो पानी से इस बिजली बनी, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, है ना। तो आप लिखना है इसके बारे में, इसकी हाइड्रो पावर कैपेसिटी कितनी है, हिंदी में भी लिखवा दूंगा, इंग्लिश वाले लिखो पहले। हाइड्रो पावर इसकी, गांधी सागर की कैपेसिटी, हाइड्रो पावर कैपेसिटी, या फिर जल विद्युत उत्पादन क्षमता, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी लिखना भाई, प्रोडक्शन कैपेसिटी, जल विद्युत उत्पादन क्षमता। ठीक कैसे है, इसके अंदर देखो एक ऐसी ऐसी वो लगा रखी है, जैसे मान लेते हैं एक सोर्स लगा रखा है, एक ऐसा टरबाइन लगा रखी है जिसकी क्षमता कितनी है, 23 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है एक दिन की, है ना, मान लेते हैं ऐसा। ऐसी कितनी यूनिट्स लग रखी है, टोटल 5 यूनिट्स लग रखी है। 5 यूनिट से हर एक यूनिट कितने की है, 23 मेगावाट बनाती है। तो आप जरा सा गुणा कर सकते हो, सामने लिख लेना आप, मैं तो जरा सा नीचे लिख रहा हूँ। 5 यूनिट्स इंटू 23 मेगावाट बराबर कितना हो जाएगा, 115 मेगावाट टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है डेली। किसके थ्रू, गांधी सागर के थ्रू। लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी वाले हिंदी में भी यही लिखना। 5 यूनिट इंटू 23 मेगावाट बराबर टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, 115 मेगावाट। बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। फिर दूसरा बांध इसमें लिखना, गांधी सागर के बाद में कोटा बैराज, क्योंकि ये भी इसी साल बना था 1960 के अंदर, कोटा बैराज।
बांध, वही वाला बांध जिसके अंदर दाई नहर है, सारी बातें कर लेंगे अभी। इसकी लोकेशन कहाँ पे है वो लिख लो पहले, कोटा के अंदर लोकेशन, कोटा, यही 1960 है ना, 1960। ये बांध केवल, ये बांध, ये वाली बात मैंने आपको बता रखी है, ये बांध केवल, ये ऐसे लिखना, यह चंबल का, यह बांध, ये बांध चंबल का, यह बांध चंबल का केवल सिंचाई वाला बांध है। दिस डैम, दिस डैम इज ओनली, दिस डैम इज ओनली, is only used for irrigation purposes, irrigation purposes, ठीक है। irrigation purposes लिख लिया होगा भाई। एक लाइन में लिखना, यह राजस्थान का सर्वाधिक फैलाव वाला बांध है, यह राजस्थान का सर्वाधिक सर्वाधिक फैलाव वाला बांध है, सर्वाधिक फैलाव वाला बांध है। ये राजस्थान का सर्वाधिक फैला वाला, कैसे फैला वाला, कैसे, क्योंकि आपको देखो ना ऊपर डायग्राम में देखो, इससे सिंचाइयाँ कहाँ कहाँ हो रही है, कितना फैला हुआ, बाई नहर इधर जा रही है, दाई नहर इधर जा रही है, 14 से, इससे भी 14 लिफ्टें निकाल रखी है, तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा फैलाव वाला हो गया ना, इसीलिए कोटा बैराज बांध को क्या कहते हैं, ये सर्वाधिक फैलाव, इट इज मोस्ट मोस्ट स्प्रेडेड, सॉरी मोस्ट स्प्रेडेड डैम in terms of irrigation, in terms of irrigation, in terms of irrigation। ये वाली बात आप इसके बारे में लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। इस बांध से दो नहरें निकाली गई हैं, टू कैनाल्स आर एक्सट्रैक्टेड, टू कैनाल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस डैम। कौन सी है वो लिखना, कौन सी लिखना, पहले लिखना, ए लिखना लेफ्ट कैनाल, बाई नहर। ये बाई नहर जो है कोटा तथा बूंदी को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती है, कोटा बूंदी में सिंचाई, ऐसे लिख लो, कोटा बूंदी में सिंचाई, इरिगेशन फॉर कोटा एंड बूंदी, इतना सा लिख के छोड़ दो। इंपॉर्टेंट वाली कौन सी है, बी है, बी क्या इंपॉर्टेंट है, ये है राइट कैनाल। इसके अंदर कौन से जिले आते हैं वो लिख लो पहले तो, कोटा को ही पानी देती है ये सिंचाई के लिए, पहली चीज, फिर 12 को देती है, 12, फिर उसके बाद में एमपी को भी देती है भाई। इसके बारे में लिखो, इसमें कुल 14 लिफ्ट्स हैं, लिफ्ट्स हैं, जिनमें से 8 राजस्थान तथा 6 एमपी को सिंचाई हेतु जलापूर्ति करती है। कोटा 12 एमपी लिखने के बाद इंग्लिश में लिखना, दिस कैनाल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 14 लिफ्ट्स, out of which 8 are for Rajasthan, 8 are for Rajasthan and 6 for MP for irrigation purposes, ठीक है। तो राजस्थान में कौन सी वो 8 है, राजस्थान में 8 लिफ्ट्स, कौन सी, राइट कैनाल से है ना, वो कौन सी है, उसकी एक छोटी सी ट्रिक है भाई, उससे हम याद करने की ट्राई करेंगे। तो आप लिखना, ये याद करनी है भाई, आपको एग्जाम में पूछी जाती है, 8 की 8 याद करा दूंगा अभी बैठे बैठे ही। सात नंबर और ये 8 नंबर, देखना। सबसे पहले आपको एक आदमी का नाम जानना है, दीपक, तो दीपक के 3 टुकड़े कर दो, दीपक। फिर उसके बाद गणेश जी महाराज से ऐसे बदमाशी थोड़ी चलेगी आपकी, तो गणेश जी को पूरा लिख दो। फिर उसके बाद में इनको लिख दो, अंदर आ और क्या कर जा, सो जा। दीपक और गणेश नाम के 2 बदमाश बालक हैं, उनको क्या बोला गया है, उनकी माँ ने क्या बोला होगा कि भाई साहब अंदर आ जाओ और सो जाओ। तो दीपक के 3 टुकड़े कर दिए, गणेश जी महाराज इसलिए 3 टुकड़े में नहीं लिख सकते और इज्जत देनी पड़ेगी,
और अंदर आके क्या कर जाओ, सो जाओ, ऐसे करके लिखो। अब इनके जो है वो नाम लिखेंगे हम, क्या क्या नाम है इन नहरों के एक्चुअली में, जो लिफ्ट्स हैं उनके क्या नाम है। सुनो, दी से क्या आ जाएगी, दिगोद, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, दिगोद लिफ्ट स्कीम। हिंदी वाले भी स्कीम लिखना, जैसे भी आपको स्कीम सही लगे लिखना, इंग्लिश में या हिंदी में, कोई से भी वर्णों में लिखना चाहो वैसे लिख लो। दिगोद लिफ्ट स्कीम ये पड़ती है कोटा में। फिर एक आती है जालीपुरा, नीचे नीचे जो है ना, लिफ्ट स्कीम। अब मैं लिफ्ट स्कीम जहाँ जहाँ लिखूंगा वहाँ पे एल एस लिख दूंगा ना, ये भी पड़ती है कोटा में। इसके अलावा जितनी भी सारी 12 में, तो नाम देख लो। पैसे क्या आएगी, पचेल। कैसे क्या आ जाएगी, काचरी, काचरी पच जाती है खाने से, ऐसे समझ लो। गैस से आ जाएगी गणेशगंज, गणेशगंज। ये सारी एल एस है, लिफ्ट स्कीम्स, एल एस लिफ्ट स्कीम। फिर उसके बाद में अंदर से आ जाएगी अंता लिफ्ट स्कीम। अंता, अंता है ना, अंता ही नाम से दूसरी है, उसका नाम क्या है इस वाले का, अंता माइनर लिफ्ट। एक छोटी लिफ्ट और है माइनर लिफ्ट, ये माइनर है भाई, वो नॉर्मल है या माइनर है। फिर उसके बाद में सो से आ जाएगी सोरखंड, सोरखंड लिफ्ट स्कीम अगेन। ये सारी की सारी कहाँ पे हैं, 12 में। आप चाहो तो लिख लो ऐसे खराब करके, या फिर सबके 12 लिख लेना ऐसे। तो ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाती है, स्टेज 1 के अंदर। तो यहाँ पे स्टेज 1 कंप्लीट होती है अपनी। अपन अब नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टेज 2 स्टेज 3 देखेंगे। फिर उसके बाद में माही एमपीपी की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया और काफ़ी सारी बातें हो गई, क्लास आपकी काफ़ी भारी हो जाएगी ये वाली, इसलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बची हुई बातें करेंगे। लेकिन एक बार के लिए मैं आपको रिकेप जरूर दे देता हूँ छोटा सा जल्दी से। राजस्थान सिंचाई विभाग की बात करी थी, 14 दिसंबर 1949 को बना था। इसका नया नाम क्या है, जल संसाधन विभाग, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। उसके बाद में हमने देखा कि वेरियस इरिगेशन सोर्सेज कौन से हैं। उससे पहले हमने सीखा था इरिगेशन क्या होती है ना, सिंचाई किसको कहते हैं। ट्यूबवेल हो गए, नहरें हो गई, कुएं हो गए, टंकी तालाब, ये सब हो गए। परसेंटेज वाइज देख लिया किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर जोधपुर का किस में होता है, गंगानगर का किस में होता है, ये चीज़ देखी हमने। फिर उसके बाद में हमने क्या बातें करी कि सिंचाई सबसे ज़्यादा गंगानगर में होती है, सबसे कम राजसमंद में होती है। फिर परसेंटेज वाइज सिंचाई सबसे ज़्यादा गंगानगर में होती है, सबसे कम चूरू के अंदर होती है। फिर सर्वाधिक सिंचाई के बारे में बात करी कि ये पूर्वी राजस्थान के अंदर होती है। फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करी थी। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स किसको कहते हैं, जिससे सिंचाई के लिए उद्देश्य के लिए चलाए गए हों। और कमांड एरिया के अकॉर्डिंग, इरिगेशन कमांड एरिया के अकॉर्डिंग ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, लघु मध्यम और बृहद। किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया, आप तो 3 याद रखो, 0, 2000 और 10,000। 0 से 2000, 2000 से 10,000 और 10,000 से ज़्यादा वाले एरिया के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग इनके नाम पड़ गए। 1 बीघा के अंदर कितना होता है, ये वाली चीज़ आपके वैसे कहीं काम नहीं आएगी, आपको बस थोड़ा सा नॉलेज रहे कि हेक्टेयर क्या होता है। फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है, किसी भी मान लो नदी हो गई या फिर आगे देख लेंगे कैनाल हो गई, उनसे पानी का अलग अलग यूज़, सिंचाई के लिए, फिशरीज के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए, भले ही पेयजल के लिए है ना, अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, उसको क्या कहते हैं, एमपीपी कहते हैं। इसको गांधी जी ने, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा कि ये आधुनिक भारत के नवीन मंदिर है, द न्यू टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है भैया। फर्स्ट एमपीपी टेनेसी वाला है, दामोदर वाला इंडिया का है, राजस्थान का कौन सा है, गंगा नहर वाला। फिर हमने देखा अलग अलग मेजर कौन से एमपीपीज हैं, तो वो कौन से हैं, या तो रिवर वैली है या तो कैनाल वाला है। उसमें भी हमने साथ देख लिए, नाम पढ़ लिए कि चंबल वाला है, चंबल वाले की हमने बात कर ली, तो सीधे बात कर लेते हैं, आगे देख लेंगे जब इनके नाम आएंगे तब, तू फालतू टाइम बढ़ाना। फिर चंबल के अंदर वाला क्या है, जॉइंट वेंचर है, 50-50 के इस्तेमाल से 1953-54 के बीच में स्टार्ट हुआ था। 4 डैम बने थे, 3 स्टेज के अंदर बनेंगे। सबसे पहला वाला जो डैम है वो गांधी सागर है, कोटा बैराज है। एक सेकंड रुकना भाई। हाँ भाई, तो कोटा बैराज ये सब है। सेकंड स्टेज के अंदर राणा प्रताप सागर है, जिसकी बात हम कल करेंगे। और थर्ड वाला जो है जवाहर सागर वाला बांध है, ये हमने डायग्राम बनाया था इसका बढ़िया सा एक, इससे समझा था कैसे कैसे ये नहरों के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि फर्स्ट स्टेज क्या है। फर्स्ट स्टेज में गांधी सागर की बात करी, मंदसौर के अंदर, एमपी के अंदर है, सर्वाधिक बड़ा है, सबसे ऊंचा है, किसका, चंबल नदी का। हाइड्रो पावर प्रोडक्शन कैसे होता है, 5 यूनिट्स तो इसके अंदर किसकी है, 23 मेगावाट की। कितनी यूनिट्स है, 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 115, 115 भाई, 125 नहीं है, 115, ये वाली बात। फिर कोटा बैराज के बारे में बात करी, कोटा के अंदर है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए काम में आता है, सर्वाधिक फैलाव है इसका। लेफ्ट कैनाल, राइट कैनाल, 2 प्रकार की कैनाल देखी, उसमें से राइट कैनाल की 14 लिफ्ट, 14 लिफ्ट, उसमें से 8 राजस्थान में। कौन सी, दीपक और गणेश को क्या कहा, अंदर आके सोचा भाई। तो दिगोद, पचेल, काचरी, गणेशगंज, अंता लेफ्ट, सॉरी, अंता लिफ्ट स्कीम और अंता माइनर लिफ्ट, 2 नाम अलग अलग है।
फिर सौरखंड वाली और फिर एक जालीपुरा वाली, ये सारी बातें हमने करी थी इस क्लास के अंदर। देखो कितनी जल्दी आपको 2-3 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा 30-35-40 मिनट का जो भी कंटेंट है वो आपको मैंने समझाने की ट्राई करी। ऐसे आप पढ़ सकते हो, अगर आपने एक बार पढ़ लिया मुझसे तो आप खुद को इतना सा, जैसे मैंने आपको बताया ये जो भी बताया वो आपको समझ में तो आ गया था। ये कि यही बात आप अपने आप को बता सकते हो ना, 3 मिनट में आराम से बता सकते हो, क्यों नहीं बता सकते? अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ाई हो जाएगी। किसी भी क्लास को 1 घंटे क्लास को रिवाइज करने में मेरे अकॉर्डिंग 15 से 20 मिनट लास्ट होते हैं। एकदम भयंकर गोटे मर जाए भाई 15 से 20 मिनट के अंदर, तो वो वाली चीज़ करो आप भी। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, सेकंड स्टेज देखेंगे, थर्ड स्टेज देखेंगे, फिर माही के बारे में बात करेंगे। ऐसे करते करते हम सिंचाई पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए भाई, लगातार इस चैनल के ऊपर बने रहिए। थैंक यू।